नमस्कार दोस्तों, वैदिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास रसागर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुपदों के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम जानेंगे कि बहुपद क्या होते हैं, कि घात क्या होती है और उससे संबंधित और कई सारे टर्म्स के बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुपद को जानने से पहले हमको कुछ और चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं ताकि बहुपद हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो इनमें सबसे पहला आता है चर और अचर राशियाँ। ठीक है, तो चर और अचर राशियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में चलिए समझते हैं। चर और अचर राशियाँ। चर राशियाँ ऐसी राशियाँ हैं जिनके मान बदल सकते हैं या फिर इनका कोई एक निश्चित मान नहीं होता। ऐसी राशियाँ चर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे ए बी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा, इस तरह से ये ऐसी राशियां हैं जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता। इनको हम गणित में अपने आधार पर कुछ भी मान सकते हैं। जैसे अगर हम आयु से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं तो पिता की आयु x और पुत्र की आयु y मान लेते हैं। तो इस तरह से पिता और पुत्र की आयु जो है वो x और y के रूप में चेंज होती रहती है। इसी तरह से क्षेत्रामिति के प्रश्न अगर हम हल करते हैं तो लंबाई को x और चौड़ाई को y, इस तरह से कुछ भी मान करके हम उनको हल करते हैं। तो इनके एक प्रॉपर मान नहीं होते हैं, जिस कारण से इनको चर राशियां कहा जाता है। चर राशियां यानी इनके मान चल फिर सकते हैं। ठीक है, एक निश्चित मान नहीं होते। लेकिन अचर राशियों की अगर हम बात करें तो अचर राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनके मान परिवर्तित नहीं हो सकते। यानी एक बार जो निश्चित मान है वही मान हमेशा के लिए रहेगा, उसके मान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसके अंतर्गत जितने भी अंक हैं वो सभी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी अगर हम अंक लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 लेते हैं, तो 5 का मान 5 से ना तो कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। यानी एक बार उसका मान 5 निर्धारित कर दिया गया तो 5 जो है वो हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा। यानी इनका मान नियत रहता है। इसीलिए अचर राशियों को नियत राशियां भी कहते हैं, क्योंकि इनका मान हमेशा नियत रहता है, इसलिए इनको नियत राशियां भी कह देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद जो है वो चर और अचर राशियों को मिलाकर बनाया गया एक व्यंजक है, जिसमें चर राशियां भी होती हैं जो घात के रूप में होती हैं और अचर राशियां भी इनमें शामिल होती हैं, और ये बहुत सारे पदों के रूप में लिखी जाती है, इसलिए इसको बहुपद कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चर राशि लेते हैं x, तो x अपने आप में एक बहुपद है। लेकिन x के साथ अगर मान लीजिए 2 को जोड़ देते हैं इस तरह से, तो भी यह एक बहुपद हो जाएगा। यानी कोई भी चर राशि और अचर राशि को हम लेते हैं तो उनका एक व्यंजक तैयार होता है, वो बहुपद कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बहुपद के पद के बारे में। तो बहुपद के पद की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि एक पद x है और दूसरा पद 2 है। इन दोनों पदों को धन के चिन्ह द्वारा जोड़ा जा रहा है, यानी यह 2 पदों वाला बहुपद है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए इस तरह से हमको एक और व्यंजक दिया हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं कि 3 पद हैं, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह में अंतर भी हो सकता है, ऋण का चिन्ह हो सकता है। तो बहुपद में हम देखते हैं कि सामान्यतः धन या ऋण का चिन्ह ही हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें 3 पद हैं, तो ये 3 पदों वाला बहुपद है। यानी अगर हम पदों की बात करते हैं तो कितने पद हैं ये गिनकर हम बहुपद के पद निर्धारित कर सकते हैं।
किसी भी व्यंजक में कितने पद हैं वो उनकी गिनती करने के बाद ही हमको पता चलेगा। अब बात करते हैं बहुपद की घात के बारे में। तो बहुपद की घात हमेशा चर राशि के आधार पर निर्धारित की जाती है। किसी भी बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात जितना भी है वह उसकी बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं x धन 2 एक बहुपद है और इस बहुपद में x की घात 1 है ना। किसी भी संख्या की घात 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर x की घात 1 है, यानी हम बहुपद की घात क्या लिख सकते हैं, एक घात की बहुपद। उसी तरह से इस उदाहरण में देखते हैं, दूसरा जो उदाहरण लिया है 3x का वर्ग धन 5x ऋण 2। इसमें हम देखते हैं कि दो चर पद हैं, ठीक है। अब इन दोनों चर पदों में से अधिकतम घात वाला पद हम देखते हैं तो x की घात 2 वाला जो पद है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x की अधिकतम घात 2 है, यानी इसमें बहुपद की घात 2 है। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। ये एक और उदाहरण है। इसमें हम पहले देखते हैं कि चर पद कितने हैं। तो एक चर पद ये है, दूसरा चर पद ये है और तीसरा चर पद ये है। तो 3 चर पद यहाँ पर दिख रहे हैं और इन सभी पदों में x की या फिर y की अधिकतम घात हम देखते हैं तो x की अधिकतम घात हमको 5 मिल रही है। तो अधिकतम घात होने के कारण बहुपद की घात जो है वो 5 हो जाएगी। बहुपद की घात 5, ठीक है। इस तरह से बहुपद की घात 5 हो जाएगी। तो किसी भी व्यंजक में अगर हमको बहुपद की घात बोलता है तो हमको चर पद को देखना है। उसमें चर पद जो होगा उसका अधिकतम घात कितना है उससे निर्धारित होता है कि उस बहुपद की घात क्या होगी। यानी अधिकतम जो मान हम देखेंगे चर पद का वही उस बहुपद की घात के रूप में लिखा जाता है। चलिए अब हम अचर बहुपद के बारे में देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने अचर राशियों के बारे में देखा था। ऐसी राशियां जिनके मान जो है वो नियत होते हैं या फिर जिनके मान परिवर्तित नहीं हो सकते उनको हम अचर राशियां कहते हैं। तो अचर राशियों को अगर हम लिख देते हैं तो वो एक अचर बहुपद होते हैं। जैसे मान लीजिए 5 लिख देते हैं हम तो 5 एक अचर बहुपद है, ठीक है। इसी तरह से 11 लिख देते हैं तो ये भी एक अचर बहुपद है। यानी कोई भी अगर हम संख्या लिख देते हैं ऋण 3 तो इस तरह से ये सब क्या हो जाएंगे, एक अचर बहुपद के उदाहरण हो जाएंगे। अचर बहुपद में केवल अचर मान ही होते हैं और हम जानते हैं कि अचर मान केवल संख्याओं के ही होते हैं। इसलिए कोई भी अगर हमको संख्याएं दी हुई हैं तो वो अचर बहुपद के उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं बहुपद के व्यापक रूप। तो बहुपद के व्यापक रूप में हम एक व्यापक समीकरण से बहुपद के जितने भी समीकरण हैं उनकी तुलना करते हैं और उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि वो किस तरह के बहुपद हैं। तो चलिए उदाहरण लेते हैं। ax धन b ये एक व्यापक रूप है और आगे आने वाले बहुपद से हम इसकी तुलना करते हैं। जैसे 7x ऋण 9 करनी 5x ऋण 12। तो यहाँ हम लोगों ने 3 उदाहरण लिए हुए हैं और इन तीनों उदाहरण का हम इस व्यापक रूप से तुलना करते हैं। तो यहाँ पर तुलना करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, a का मान जो है यानी x का जो गुणांक है वो क्या प्राप्त होगा, 7। और इसी तरह से b का जो मान है वो प्राप्त होता है ऋण 9। इसी तरह से दूसरे व्यंजक में हम a का मान प्राप्त करते हैं करनी 5 और b का मान प्राप्त होता है
-12। इसी तरह से तीसरे व्यंजक में a बराबर प्राप्त होता है 9 और इसी तरह से b बराबर प्राप्त होता है ऋण कर्णी 8। तो यहाँ पर हम इस व्यापक रूप से यहाँ पर जो 3 उदाहरण लिए गए थे उनकी तुलना करके हम a और b के मान प्राप्त करते हैं और इन तीनों ही उदाहरणों को हम इस व्यापक रूप के आधार पर एक नाम दे सकते हैं, एक घात का बहुपद, इस तरह से, जिसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, इस तरह से। अब इसके बाद हम दूसरे तरह के व्यापक रूप की चर्चा करते हैं। इसके बाद इसका अगला प्रकार है ax का वर्ग धन bx धन c। ये एक और व्यापक रूप है। चलिए इस तरह के व्यंजकों को हम देखते हैं जिसमें x की घात 2 होती है, जैसे -3x वर्ग धन 7x ऋण 12, 2x का वर्ग ऋण कर्णी 6x ऋण 3 और 5y का वर्ग ऋण 16y धन कर्णी 7। तो यहाँ पर हम 3 उदाहरण इस तरह से लिए हुए हैं। इन तीनों समीकरणों की तुलना इस व्यापक रूप से करेंगे तो यहाँ पर a बराबर प्राप्त होगा ऋण 3, b बराबर प्राप्त होगा 7 और c बराबर प्राप्त होगा ऋण 12। इसी तरह से दूसरे व्यंजक को या समीकरण को लेते हैं तो इसमें a बराबर प्राप्त होगा 2, b बराबर प्राप्त होगा ऋण कर्णी 6 और c बराबर प्राप्त होगा ऋण 3। और इस तीसरे व्यंजक की बात करते हैं तो इसमें a बराबर होगा 5, b बराबर होगा ऋण 16 और c बराबर होगा कर्णी 7। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर जो x वर्ग का जो वो गुणांक है, x का जो गुणांक है और अचर पद है, इनको a, b और c के रूप में लिखा है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को या x के वर्ग के गुणांक ऋण 3 को a के बराबर लिखा है और इसी तरह से x के गुणांक को b के बराबर और जो अचर पद है उसको c के बराबर लिखा है। यानी व्यापक जो रूप है उसमें हम इसी तरह से x के वर्ग, x और अचर पद के मानों की हम इस तरह से व्याख्या करते हैं। तो इस तरह के जो व्यंजक या समीकरण हमको दिए जाते हैं उनको द्विघात बहुपद या वर्ग बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वर्ग के रूप में है, इसलिए इनको वर्ग बहुपद भी कहा जाता है। साथ ही साथ द्विघात बहुपद जो है घात 2 होने के कारण कहा जाता है, तो इस तरह से इनको द्विघात बहुपद या वर्ग बहुपद के रूप में जाना जाता है। अगर घात 4 है तो ax की घात 4 धन bx की घात 3 धन cx की घात 2 धन dx धन e। तो इस तरह से इसका व्यापक समीकरण होगा अगर 4 घातों वाला हमको बहुपद दिया जाता है। तो इसी तरह से अगर हमको 3 घात वाले बहुपद अगर दिए हुए हैं तो उनका व्यापक रूप इस तरह से होगा ax की घात 3 धन bx का वर्ग धन cx धन d। अलग अलग जैसे चर पद यहाँ पर x की घात 4 है, x की घात 3 है, x की घात 2, तो इनके जो गुणांक हैं a b c d और अचर पद यहाँ पर e है, तो इन सब की व्याख्या इसके व्यापक रूप के आधार पर की जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका फ़ायदा उनको भी मिल सके। दोस्तों, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में कोई भी पार्ट अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं उसका निराकरण अगले वीडियो में कर सकूं। दोस्तों, मिलते हैं बहुलक के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।